इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये है निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम और इसे बनाने के लिए डिविडेंड निवेश का रास्ता। हाँ, डिविडेंड इन्वेस्टिंग काफी पॉपुलर विषय है ये आजकल। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि भाई ये डिविडेंड आखिर होते क्या हैं, क्यों ये मायने रखते हैं किसी निवेशक के लिए और कोई इस रास्ते पर शुरुआत कैसे कर सकता है। तो हमारा आज का लक्ष्य साफ है, समझना कि ये डिविडेंड निवेश ये चीज असल में है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी सवाल शायद क्या ये वाकई में सोते हुए पैसा कमाने का एक तरीका बन सकता है। हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है। चलिए देखते हैं, परत दर परत इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। डिविडेंड या हिंदी में कहें तो लाभांश, ये है क्या? बिल्कुल। देखिए, जब कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो टेक्निकली वो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है ना? सही बात है, ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा। हाँ, अब कुछ कंपनियां, खासकर वो जो काफी बड़ी हैं, स्थिर हैं, वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने इन हिस्सेदारों मतलब शेयरधारकों के साथ बांटती हैं। इसी नकद भुगतान को डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। इसको समझने का एक और तरीका, मान लीजिए किसी ने एक बहुत चलने वाली मिठाई की दुकान में कुछ हिस्सा खरीदा। अच्छा। अब हर दिवाली दुकान अपने मुनाफे का मान लीजिए 10% उस हिस्सेदार को देती है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। हाँ, क्योंकि वो पार्टनर है। बिल्कुल। शेयर बाजार में डिविडेंड निवेश भी कुछ ऐसा ही है, बस स्केल बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। ये जो रणनीति है ना, ये सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने के इंतजार पर आधारित नहीं है, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। अच्छा। नहीं, इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है नियमित रूप से कैश फ्लो, मतलब पैसा सीधा निवेशक के खाते में आता है। हाँ, ये जरूरी है, कैश फ्लो। बिल्कुल, ये आय का एक अलग स्रोत है। शेयर की कीमत रोज ऊपर नीचे होती है, उससे ये थोड़ा अलग है, थोड़ी स्थिरता देता है। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि ये डिविडेंड निवेश आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यही, जैसा आपने कहा, ये एक निष्क्रिय आय धारा बनाता है, पैसिव इनकम स्ट्रीम। सही। मतलब पैसा कमाने के लिए आपको अपने शेयर बेचने नहीं पड़ते, डिविडेंड आते रहते हैं नियमित तौर पे, अक्सर हर तिमाही। हाँ, क्वार्टरली पेमेंट आम है। बिल्कुल। दूसरा, और ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वो है चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट। ओह हाँ, ये तो जादू है ना? अगर आपको जो डिविडेंड मिला, आप उसे खर्च ना करें बल्कि उसी पैसे से और शेयर खरीद लें, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू होता है। सोचिए, पहले साल के डिविडेंड पर अगले साल फिर डिविडेंड मिलेगा। हाँ, और फिर उन दोनों पर अगले साल। एग्जैक्टली। समय के साथ ये छोटी सी बर्फ की गेंद एक बहुत बड़ा गोला बन सकती है। आपकी आय तेजी से बढ़ने लगती है। बिल्कुल, पैसे से पैसा बनाना इसी को कहते हैं। आपके पैसे से और पैसा और उस पैसे से और भी पैसा। ये चक्रवृद्धि वाला पॉइंट वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन ने भी इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। हाँ, सुना है मैंने। और अच्छे कारण से। स्रोत इस पर जोर देता है क्योंकि डिविडेंड निवेश में ये डबल काम करता है। एक तो शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना है ही, दूसरा डिविडेंड का वापस निवेश करना आपकी होल्डिंग को लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे भविष्य में और ज्यादा डिविडेंड मिलता है। सही। शुरुआत में शायद धीमा लगे, लेकिन 10, 15, 20 साल में इसका असर कमाल का हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा फायदा जो स्रोत बताता है वो है कि ये शायद कम तनाव वाला निवेश हो, लोअर स्ट्रेस। अच्छा, कैसे? देखिए, शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो उसको फितरत है। हाँ, वो तो है, लेकिन जो अच्छी स्थिर डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयर की कीमतें अगर गिर भी जाएं, तो भी डिविडेंड का भुगतान अक्सर जारी रहता है, बंद नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। तो ये निवेशकों को जब बाजार में बहुत उथल पुथल हो, तब कुछ हद तक मानसिक शांति दे सकता है कि चलो कुछ तो आ रहा है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत मायने रखता है, कम नहीं आंकना चाहिए इसे। सही। जब बाजार गिर रहा हो, पोर्टफोलियो लाल दिख रहा हो, तब भी खाते में डिविडेंड का पैसा आना एक तरह का भरोसा देता है कि सब खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। कि निवेश का एक हिस्सा अभी भी आय दे रहा है। ये आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकता है, भागने से रोक सकता है। हाँ, पैनिक सेलिंग से बचा सकता है। और चौथा, ये सब मिलकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बड़ा लक्ष्य है। कल्पना करें कि एक दिन डिविडेंड से इतनी आय आने लगे
कि घर का किराया निकल जाए, या महीने का राशन का खर्चा, या शायद पूरी लाइफस्टाइल ही उससे चलने लगे। वाह, ये तो कमाल की स्थिति होगी। हाँ, तो ये उस स्थिति तक पहुंचने का एक व्यावहारिक रास्ता हो सकता है जहां पैसे के लिए रोज रोज काम करने की मजबूरी थोड़ी कम हो जाए। तो संक्षेप में कहें, स्रोत के अनुसार डिविडेंड मतलब रेगुलर कैश फ्लो और संभावित मानसिक शांति। बिल्कुल। लेकिन एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। यहीं पर हमें दो तरह के स्टॉक्स का फर्क समझना होगा। एक है डिविडेंड स्टॉक्स और दूसरे ग्रोथ स्टॉक्स। सही। डिविडेंड स्टॉक्स कौन से हैं? ये आमतौर पर पुरानी, स्थापित, स्थिर कंपनियां होती हैं। सोचिए, बिजली या पानी सप्लाई करने वाली कंपनियां, यूटिलिटीज, हाँ। रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनियां, कंज्यूमर स्टेपल्स, या फिर बड़े बैंक। जानी पहचानी कंपनियां। बिल्कुल। ये कंपनियां शायद रॉकेट की तरह तेजी से ना बढ़ें, लेकिन ये अपने मुनाफे का हिस्सा नियमित रूप से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती हैं। स्थिरता पर जोर। हाँ। दूसरी तरफ है ग्रोथ स्टॉक्स। ये वो कंपनियां हैं जो अभी तेजी से बढ़ने पर फोकस कर रही हैं। जैसे अपने शुरुआती दिनों में टेस्ला या अमेज़न। अच्छा, हाँ। ये अपना सारा मुनाफा वापस बिजनेस में लगा देती हैं ताकि और बड़ी बन सकें, रिसर्च पर, एक्सपेंशन पर। इसलिए ये आमतौर पर डिविडेंड नहीं देती या बहुत ही कम देती हैं। तो निवेशक इनमें क्यों पैसा लगाते हैं? निवेशक इनमें मुख्य रूप से शेयर की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद में पैसा लगाते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। समझ गया। तो एक तरफ स्थिरता और आय, दूसरी तरफ तेज ग्रोथ की संभावना। बिल्कुल। यहीं पर एक दिलचस्प दुविधा आती है। स्रोत ये साफ करता है कि ये जरूरी नहीं कि आपको एक ही चुनना पड़े, या तो या वाला मामला नहीं है ये। अच्छा। एक संतुलित पोर्टफोलियो में दोनों तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि किसी के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, उम्र क्या है, कितना जोखिम ले सकते हैं। हाँ, ये तो व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। क्या आपको अभी नियमित आय चाहिए, मतलब डिविडेंड, या आप भविष्य में संभावित बड़ी पूंजी वृद्धि के लिए इंतजार कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स अक्सर स्थापित सेक्टर से होते हैं, स्थिरता देते हैं, पर शायद उनमें नई टेक्नोलॉजी वाले ग्रोथ स्टॉक्स जैसी विस्फोटक ग्रोथ पोटेंशियल कम होती है। और ग्रोथ स्टॉक्स में रिटर्न की संभावना ज्यादा, तो शायद जोखिम भी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। समझ गया। तो मान लीजिए किसी ने तय किया कि हाँ, डिविडेंड स्टॉक्स उनकी रणनीति में फिट बैठते हैं। ठीक है। अब अगला बड़ा सवाल, अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी चुने कैसे? ये मुश्किल काम लगता है। हाँ, रिसर्च तो करनी पड़ेगी। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण मापदंड बताता है जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि? पहला है डिविडेंड यील्ड, लाभांश उपज। यील्ड, हाँ, ये बहुत सुना है। ये बताता है कि आप अपने निवेश पर सालाना कितने प्रतिशत डिविडेंड कमा रहे हैं। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी साल में 5 रुपए का डिविडेंड देती है, तो यील्ड हुई 5%। ठीक है, 5%। सुनने में तो ज्यादा यील्ड अच्छी लगती है ना? कोई कहे 8% यील्ड, 10% यील्ड। हाँ, आकर्षक तो लगता है। लेकिन यहीं पर पहला जाल हो सकता है जिसके बारे में स्रोत आगाह करता है। अच्छा, क्या? बहुत ज्यादा यील्ड कई बार खतरे की घंटी हो सकती है। ओह, क्यों? हो सकता है कंपनी मुश्किल में हो, उसका मुनाफा गिर रहा हो और इसलिए उसका शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया हो। अच्छा, शेयर गिरने से यील्ड बढ़ जाती है? हाँ, गणितीय रूप से। तो यील्ड कृत्रिम रूप से ज्यादा दिख सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी कमाई से ज्यादा डिविडेंड बांट रही हो, जो आगे चलकर टिकाऊ ना हो। मतलब सस्टेनेबल ना हो। बिल्कुल। इसलिए यील्ड देखना जरूरी है, पर सिर्फ यील्ड के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। इसे बाकी चीजों के साथ देखना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि कंपनी न केवल लगातार मुनाफा कमा रही है, बल्कि उसका मुनाफा बढ़ भी रहा है। और वो उस बढ़े हुए मुनाफे को शेयर धारकों के साथ बांटने को तैयार है। बिल्कुल। ये लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए यील्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, कंपनी जो आज 3% यील्ड दे रही है, लेकिन हर साल अपना डिविडेंड 10% बढ़ाती है। वो कुछ सालों में उस कंपनी से ज्यादा आय देने लगेगी जो आज 6% यील्ड दे रही है, पर डिविडेंड बिल्कुल नहीं बढ़ाती। सही उदाहरण है। और लगातार डिविडेंड ग्रोथ अक्सर कंपनी के मैनेजमेंट के आत्मविश्वास को भी दिखाता है, उनके भविष्य के प्रति नजरिए को। बिल्कुल। तीसरा मापदंड है पे आउट अनुपात, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो
ये क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कितना प्रतिशत हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। ओके। उदाहरण के लिए अगर एक कंपनी प्रति शेयर 10 रुपए कमाती है, जिसे ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर, हाँ, ईपीएस। और 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देती है, तो पे आउट अनुपात हुआ 40%। 40%। ठीक है, 40%। तो ये कितना होना चाहिए? स्रोत के अनुसार ये अनुपात बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? ज्यादा डिविडेंड तो अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन सोचिए अगर कोई कंपनी अपनी कमाई का 80%, 90% या उससे भी ज्यादा हिस्सा डिविडेंड में ही बांट देगी, तो उसके पास बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने, कर्ज चुकाने या भविष्य की मुश्किलों के लिए बचाने को पैसा बहुत कम बचेगा। हाँ, ये बात तो सही है। ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से आएगा फिर? बिल्कुल। एक बहुत ऊंचा पे आउट अनुपात इस बात का संकेत हो सकता है कि डिविडेंड टिकाऊ नहीं है, खासकर अगर कंपनी का मुनाफा थोड़ा भी कम होता है। तो एक स्वस्थ स्तर क्या माना जाता है? ये इंडस्ट्री के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन अक्सर 40-60% की रेंज को अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर धारकों को रिवॉर्ड देने और भविष्य की ग्रोथ के लिए निवेश करने के बीच एक संतुलन बना रही है। बिल्कुल, समझ गया। बैलेंस जरूरी है। और चौथा, जो शायद सबसे बुनियादी बात है, वो है कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। हाँ, ये तो हर निवेश के लिए जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत जोर देता है कि ऐसी कंपनियों को देखें जिनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो, जिन पर कर्ज का बोझ ज्यादा ना हो और जिनके पास अच्छा कैश फ्लो हो। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब देखना होगा। हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स, राजे महाराजे। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने लगातार 25 या उससे भी ज्यादा सालों तक हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है। ओ, 25 साल लगातार? हाँ, अमेरिका में ये एक जानी मानी कैटेगरी है। भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जिनका डिविडेंड बढ़ाने का बहुत लंबा और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये कंपनियां अपनी स्थिरता और शेयर होल्डर फ्रेंडली होने के लिए जानी जाती होंगी? बिल्कुल, ये एक तरह का क्वालिटी सिग्नल माना जाता है। तो ये सारे कारक, यील्ड, ग्रोथ, पे आउट रेशियो और फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर देखने का खेल नहीं है। ये कंपनी की क्वालिटी, उसकी स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। सही कहा। स्रोत ये साफ करता है कि अच्छी डिविडेंड कंपनी ढूंढने के लिए थोड़ा होमवर्क, थोड़ा रिसर्च और विश्लेषण जरूरी है। बैठे बिठाए नहीं मिलती। बिल्कुल। मान लिया कि हमने कुछ अच्छी कंपनियां चुन ली रिसर्च करके, ठीक है। अब उन्हें पोर्टफोलियो में कैसे सजाएं? सिर्फ एक कंपनी में तो सारा पैसा नहीं डालना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ भी कुछ रणनीतियां सुझाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये तो निवेश का पहला नियम है ना? यानी अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में मत लगाइए, जैसे सिर्फ बैंकिंग में या सिर्फ आईटी में। अलग अलग इंडस्ट्रीज की अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश फैलाना चाहिए। क्यों? इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर किसी एक सेक्टर में मंदी आ गई या कोई एक कंपनी मुश्किल में पड़ गई, तो आपके पूरे निवेश पर उसका असर कम होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सही। विविधीकरण जोखिम प्रबंधन की नींव है। वही बात, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि एक अच्छे डाइवर्सिफाइड डिविडेंड पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स, आईटी, फार्मा, एनर्जी वगैरह, इनकी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो किसी एक इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे। ठीक है, तो पहली बात हुई डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति है उच्च उपज वाले और डिविडेंड ग्रोथ वाले स्टॉक का मिश्रण। अच्छा, मिक्स एंड मैच। हाँ, बिल्कुल। यानी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक रखें जिनकी मौजूदा यील्ड ज्यादा हो, जो अभी अच्छी आय दें, और कुछ ऐसे जिनकी यील्ड शायद अभी कम हो पर जिनमें डिविडेंड तेजी से बढ़ाने की क्षमता हो, जो भविष्य में आय वृद्धि दें। अच्छा, तो ये वर्तमान आय की जरूरत और भविष्य की ग्रोथ के बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। आपकी जरूरत और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये मिक्स तय होगा। तीसरा विकल्प, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद ज्यादा एक्टिवली स्टॉक्स नहीं चुनना चाहते। हाँ, जिनके पास समय कम है या रिसर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए है डिविडेंड ईटीएफ पर विचार करना। डिविडेंड ईटीएफ्स, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाँ, ये म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, पर शेयर बाजार में शेयरों की तरह ही खरीदे बेचे जा सकते हैं। और डिविडेंड फोकस्ड ईटीएफ खुद ही कई डिविडेंड्स देने वाली कंपनियों के शेयरों का एक बंडल होते हैं, एक बास्केट। तो इससे
तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। एग्जैक्टली एक ही ETF खरीदने से आपको दर्जनों कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। ये तो काफी आसान तरीका लगता है डिविडेंड निवेश शुरू करने का। हाँ है तो। ETF वाकई डिविडेंड निवेश की दुनिया में एंट्री करने का एक सुलभ रास्ता हो सकता है। कम लागत पर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और आपको अलग-अलग स्टॉक चुनने और उन पर नजर रखने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि ये भी जान लेना जरूरी है कि ETF की अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे कि आपका व्यक्तिगत कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रहता और आपको ETF के रूल्स के हिसाब से चलना होता है। सही। और चौथी और शायद सबसे शक्तिशाली रणनीति, खासकर निवेश के शुरुआती सालों में, वो क्या है? वो है लाभांश का पुनर्निवेश, री-इन्वेस्ट डिविडेंड्स। अच्छा, वही कंपाउंडिंग वाली बात। हाँ, जब भी आपको डिविडेंड मिले उसे खर्च मत कीजिए, फौरन उसी या अन्य अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स में वापस लगा दीजिए। यही कंपाउंडिंग के जादू को असल में काम पर लगाने का तरीका है। श्रोता इसे पैसे का पेड़ लगाने जैसा बताता है। अच्छा उदाहरण है। आप बीज बोते हैं, शुरुआती निवेश, उसे नियमित रूप से पानी देते हैं, डिविडेंड का पुनर्निवेश, और समय के साथ वो पेड़ बड़ा और मजबूत होता जाता है और हर साल पहले से ज्यादा फल यानी आय देने लगता है। वाह! ये धीमी प्रक्रिया है, धैर्य चाहिए, लेकिन लंबी अवधि में इसके परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। हाँ, ये पुनर्निवेश का अनुशासन, डिसिप्लिन, लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कई ब्रोकरेज फर्म्स तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी ड्रिप्स भी ऑफर करती हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके डिविडेंड को उसी कंपनी के और शेयरों में लगा देती हैं। हाँ, ये प्रक्रिया को और आसान बना देता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अच्छा, जोखिम? हाँ, कोई भी निवेश रणनीति जोखिम से मुक्त नहीं होती, डिविडेंड निवेश भी नहीं। स्रोत कुछ मुख्य जोखिमों पर रोशनी डालता है जिनके बारे में पता होना चाहिए। जरूर, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे साफ, कंपनियां डिविडेंड कम कर सकती हैं या बंद भी कर सकती हैं। ओह, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अगर कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसका मुनाफा घट गया है या उसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा बचाना है, तो वो अपने डिविडेंड भुगतान में कटौती कर सकती है या रोक सकती है। ये तो आय पर सीधा असर डालेगा। हाँ, न केवल आय कम होगी, बल्कि अक्सर ऐसी खबर आने पर शेयर की कीमत भी गिर जाती है। डबल मार। सही। ये एक वास्तविक जोखिम है और इतिहास गवाह है, ऐसा कई बार हुआ है, यहाँ तक कि बड़ी और मानी हुई कंपनियों के साथ भी। हाँ। यही कारण है कि सिर्फ पिछली डिविडेंड हिस्ट्री देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी के वर्तमान स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं का लगातार आकलन करना महत्वपूर्ण है। सही बात है। और यहाँ भी विविधीकरण मदद करता है। अगर एक कंपनी डिविडेंड कम करती भी है तो पूरे पोर्टफोलियो की आय पर उसका असर सीमित रहता है। दूसरा जोखिम, स्टॉक की कीमतें अभी भी नीचे जा सकती हैं। मतलब डिविडेंड मिलने के बावजूद? हाँ, डिविडेंड मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि शेयर का बाजार मूल्य नहीं गिरेगा। अगर पूरे बाजार में गिरावट आती है या उस खास कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है, तो शेयर की कीमत कम हो सकती है। तो निवेशक की कुल संपत्ति घट सकती है, भले ही उसे डिविडेंड मिल रहा हो। बिल्कुल सही। डिविडेंड आय तो कुल रिटर्न का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है कैपिटल गेन या लॉस। हाँ। निवेशकों को दोनों पर ध्यान देना होता है। डिविडेंड स्टॉक अक्सर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन वो बाजार के जोखिम से पूरी तरह इम्यून नहीं होते। और तीसरा महत्वपूर्ण जोखिम है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई। ओ हाँ, ये तो सबका दुश्मन है। असली कीमत मतलब क्रय शक्ति को कम कर सकती है। कैसे? मान लीजिए आपको साल में 4% का डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन महंगाई दर 6% है। तो असल में आपके पैसे का मूल्य समय के साथ घट रहा है। आज जो डिविडेंड मिला उससे आप जितना सामान खरीद सकते हैं, शायद 5 साल बाद उतना ना खरीद पाए। पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, खासकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। हाँ। यही कारण है कि सिर्फ यील्ड देखना काफी नहीं, डिविडेंड ग्रोथ पर ध्यान देना भी जरूरी है। अच्छा, ग्रोथ यहाँ भी मदद करती है। हाँ, ऐसी कंपनियां जो अपने डिविडेंड को महंगाई दर से तेज या कम से कम उसके बराबर बढ़ाने में सक्षम है, वे लंबी अवधि में निवेशक की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। तो डिविडेंड ग्रोथ महंगाई के खिलाफ एक तरह की शील्ड का काम कर सकती है। समझ गई। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? स्रोत ये साफ करता है कि डिविडेंड निवेश कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गेट रिच क्विक जैसा कुछ नहीं है। ये समय के साथ, धैर्य के साथ एक स्थिर और भरोसेमंद आय स्रोत बनाने की एक रणनीति है। इसमें अनुशासन चाहिए, रिसर्च चाहिए
और लंबा नजरिया चाहिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म गेम है। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो कल्पना करें 10, 15 या 20 साल बाद की स्थिति। हर तिमाही डिविडेंड का पैसा आपके बैंक खाते में आ रहा है, शायद आपके कुछ जरूरी खर्चों को कवर कर रहा है, और इसके लिए आपको रोजाना कोई एक्टिव मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हाँ, पैसिव इनकम का असली मतलब। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यही डिविडेंड निवेश का संभावित जादू है, सूचित विकल्पों के माध्यम से अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाने का एक तरीका। बहुत अच्छे से समझाया। निष्कर्ष के तौर पर एक विचार जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। स्रोत ने मुख्य रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया कि डिविडेंड से निष्क्रिय आय कैसे प्राप्त की जाए, मतलब प्रक्रिया, मापदंड, ये सब। हाँ। लेकिन श्रोता एक कदम आगे जाकर ये भी सोच सकते हैं, कौन सी कंपनियां अगले 10, 20 या 30 वर्षों तक लगातार डिविडेंड देने और उसे बढ़ाने के लिए मजबूत बनी रहेंगी। ये भविष्य देखने जैसा है। हाँ, भविष्य के उद्योग कौन से होंगे, टेक्नोलॉजी और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे किन कंपनियों को फायदा होगा और किन्हें नुकसान। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है तो लेकिन सिर्फ पिछली डिविडेंड हिस्ट्री देखने के बजाय भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करना शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या आज की जो ब्लू चिप डिविडेंड कंपनियां हैं वो कल भी उतनी ही दमदार रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है, खोजा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य का अंदाजा लगाना आसान नहीं, पर लंबी अवधि के निवेश में ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।